ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। ध्यान दो इधर बच्चों, अपना हिस्ट्री का लेक्चर शुरू हो चुका है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए कि आज हम लोग राज्य इतिहास में राज्य शास्त्र का जो महत्वपूर्ण प्रकरण है, चुनाव प्रक्रिया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम लोग चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न की जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं तुमको सिंहावलोकन में बताता हूँ, समझाता हूँ कि आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ है और 26 जनवरी 1950 को भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना हुई है। मतलब बच्चों कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति, अब लोकतांत्रिक शासन पद्धति किसे कहेंगे, इसके लिए हमको समझना जरूरी है। बात ध्यान में रखो बच्चों कि जनतांत्रिक अथवा लोकतांत्रिक शासन पद्धति की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो बच्चों, जनता के लिए जनता द्वारा चलाई गई शासन पद्धति को लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहा जाता है। अब बच्चों, इसमें ध्यान देने जरूरी हमारे लिए लोकतांत्रिक जनतांत्रिक, मतलब जनता के लिए जनता द्वारा। अब जनता का हमारे द्वारा चलाई गई शासन पद्धति को लोकतांत्रिक शासन पद्धति के नाम से जाना जाता है। और बच्चों, ये बात हमारे लिए समझना जरूरी है कि भारत देश जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है बच्चों भारत। और लोकतांत्रिक देश को मजबूत बनाने के लिए चुनाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों, हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव पद्धति का आयोजन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, जिसके कारण देश का शासन चलता है। जिसके कारण क्या है बच्चों, देश का शासन चलता है। और चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है और ये स्पेशल होता है बच्चों। ये निर्वाचन आयोग ये स्पेशल कार्य करती है कि हर 5 साल में चुनाव का प्रबंध करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी जाती है। तो चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, आचार संहिता किसे कहते हैं, ये सबके बारे में बच्चों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले बच्चों तुम्हारे स्क्रीन पर तुमको एक चार्ट दिखाई दे रहा है कि चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे हम निर्वाचन क्षेत्र की निर्मिति। तो चुनाव आयोग जो है, जो निर्वाचन आयोग है, वो सबसे पहले क्या करता है बच्चों, निर्वाचन क्षेत्र की निर्मिति करता है। जहां पर चुनाव होने वाला है उसकी क्या करता है, निर्मिति करता है, उसका निर्माण करता है। जैसे कि केंद्र सरकार का चुनाव होता है बच्चों, तो जिसमें खासदार वगैरह चुनकर जाते हैं। राज्य सरकार का जो चुनाव होता है जिसमें आमदार वगैरह हम लोग जनप्रतिनिधि चुनकर देते हैं। तो जनप्रतिनिधि मतलब जनता के प्रतिनिधि। तो इसके लिए क्या होता है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है कि स्टेप बाय स्टेप उनको काम करना पड़ता है बच्चों। कोई भी काम संपन्न करने से पहले हमको उसकी रचना, उसकी विधि हमको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चुनाव आयोग क्या करता है, इसकी सबसे पहले क्या करता है, इसकी एक प्रक्रिया शुरू करता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या उसको करना है, चुनाव आयोग को क्या क्या करना है। इलेक्शन लेने से पहले, चुनाव लेने से पहले उनको क्या क्या कार्य करना पड़ता है, ये चार्ट में बच्चों तुमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र की निर्मिति। सबसे पहले बच्चों वो क्या करते हैं कि जहां पर चुनाव लेना है उसकी निर्मिति करते हैं। ठीक है, उसके बाद मतदाता सूचियों की निश्चिति। अब मतदाता किसे कहेंगे बच्चों, कि मतदाता जिसकी उम्र, जो भारत का नागरिक हो और जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो। और सबसे पहली बात क्या है कि जिसकी, जो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो, ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाती है। उसे भारत देश में वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जाति का हो, सिर्फ वो भारत का नागरिक होना चाहिए और जिसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, वो मतदाता कहलाता है। तो ऐसे लोगों की सूचियां तैयार करना। दूसरा आ रहा बच्चों कि प्रत्याशियों से नामांकन पत्र भरवाना और उनकी छानबीन करना। अब प्रत्याशियों मतलब क्या, जो उम्मीदवार है बच्चे। हम देखते हैं कि जब पार्टियां होती है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, शिवसेना पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये जो पार्टियां होती है, इनकी जो उम्मीदवार होते हैं, इनको एक नामांकन पत्र भरवाया जाता है। एक तारीख दी जाती है, चुनाव आयोग के द्वारा एक तारीख की दी जाती है और उस समय तक ये उम्मीदवार को क्या किया जाता है, इनका फॉर्म भरा जाता है। नामांकन फॉर्म भरने के लिए एक तारीख दी जाती है। उसके बाद तारीख देने के बाद बच्चों कुछ समय ऐसा होता है जिसमें छानबीन की जाती है। अब छानबीन मतलब क्या है कि किसकी क्या गलती है, किसने कोई खोटी जानकारी दी है क्या, ये सबके बारे में पूरी जानकारी उससे ली जाती है। उसके बाद
बच्चों जब वो उम्मीदवार तय कर दिया जाता है, चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवार तय कर दिया जाता है, उसके द्वारा पार्टी को चुनाव प्रचार करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बात ध्यान में रखो कि जब कुछ सब तय हो जाता है, उम्मीदवार तय कर लिया जाता है, उसके बाद चुनाव प्रचार करने के लिए जो उम्मीदवार है, उनको पार्टी है, उनको कुछ समय दिया जाता है। उसके बाद चुनाव प्रचार हो गया, एक समय होता है 5 बजे तक का समय है, वहां पर चुनाव प्रचार खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है और भारत देश में बच्चों सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक क्या हो जाता है कि एक प्रत्यक्ष मतदान किया जाता है। ये किसका कार्य है बच्चों? ये चुनाव प्रक्रिया है, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। प्रत्यक्ष मतदान हो रहा है, प्रत्यक्ष मतदान होने के बाद जो ईवीएम मशीन होती है, जो बैलेट मशीन होती है, उनको सील बंद कर दिया जाता है एक क्षेत्र के अंदर, उसको एक जगह पर एक जो जिसे हम डेंजर जोन कहा जाता है, वहां पर उसको सील बंद पैकिंग में पूरी पहरेदारी साथ चौकीदारी के साथ उसको सेफ रखा जाता है। उसके बाद बच्चों उसकी मतगणना की जाती है। फिर जितना चुनाव हुआ है उसकी वोटिंग की गणना की जाती है। उसके बाद मतगणना होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाते हैं और चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार चुनकर आता है उसके लिए भी कुछ नियमावली बनाई गई है कि क्या क्या उसको करना चाहिए। उसको कलेक्टर के हस्ताक्षर की एक प्रतिलिपि दी जाती है, उसको तय किया जाता है कि ये उम्मीदवार जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आया है। उसके बाद अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, चुनाव के समय पर कोई पर भी विवाद होता है तो उसका निराकरण करने का कार्य भी चुनाव आयोग का होता है। बच्चों ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना आप लोगों के लिए जरूरी है कि चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। और बच्चों इस प्रकार का प्रश्न भी तुमको पेपर में पूछा जाता है कि चुनाव प्रक्रिया का चार्ट बनाइए, एक संकल्पना चित्र बनाइए, चुनाव प्रक्रिया। तो बच्चों ये हमको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है बच्चों। अगर आपने आगे पीछे लिख दिए तो वो बात गलत हो जाएंगी। तो हमको स्टेप बाय स्टेप से चलना है। जैसे कि सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र की निर्मिति, उसके बाद मतदाता सूची की निश्चिति, उसके बाद प्रत्याशियों के नामांकन भरना और उनकी छानबीन करना, उसके बाद चुनाव प्रचार, उसके बाद प्रत्यक्ष मतदान, उसके बाद मतगणना, उसके बाद चुनाव परिणाम, उसके बाद चुनाव संबंधित विवादों का निवारण। ठीक है बच्चों समझ में आया? अब आगे हम लोग देखना शुरू करते हैं आचार संहिता किसे कहते हैं। बच्चों मैं दूसरी स्क्रीन तुमको शेयर कर रहा हूं, ध्यान दो इधर। ठीक है, दूसरी स्क्रीन मैं तुमको शेयर कर रहा हूं तो तुम इसमें ध्यान दो। अब बच्चों सबसे पहले आता है हमारे पास आचार संहिता किसे कहते हैं। इसमें आचार संहिता क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, उसे आचार संहिता कहा जाता है। इसे कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है, नियमावली, निर्वाचन आयोग के द्वारा तय की गई नियमावली। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों तुम्हारे को चार्ट में दिखाई दे रही है, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र उपाय योजना को आचार संहिता कहते हैं कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हो जाए, किसी प्रकार का घोटाला ना हो, किसी प्रकार की धोखेबाजी ना हो, किसी प्रकार का किसी चीज का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक स्वतंत्र नियमावली उपाय योजना के लिए एक नियमावली बनाई जाती है बच्चों, उसे आचार संहिता का नाम दिया जाता है, उसे आचार संहिता कहते हैं। और आचार संहिता लागू करने के लिए इलेक्शन के समय की जो समय होता है, इलेक्शन शुरू होने से पहले निर्वाचन आयोग आचार संहिता लागू करता है और इलेक्शन खत्म होने के बाद तक ये आचार संहिता होती है और सभी सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस आचार संहिता का पालन करना जरूरी माना जाता है। अब बच्चों स्पष्ट रूप से हम लोग देखेंगे, देखो भारत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जिन नियमों का क्रियान्वित किया जाता है उसे आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हो इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ उपाय योजना की जाती है, कुछ नियमावली बनाई जाती है, उसे आचार संहिता कहा जाता है, उसे कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों से निर्वाचन आयोग ने अपने सभी अधिकारों का उपयोग करते हुए चुनाव में जो अनियमितता पाई जाती है उसकी रोकथाम करने की कोशिश की है। पिछले कुछ दशकों से जब से चुनाव संपन्न हो रहा है, सन 1991-92 से भारत में चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें कुछ अनियमितता पाई जाती है। इन अनियमितता को दूर करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा क्या किया जाता है, उसकी रोकथाम करने के लिए आचार संहिता लागू की जाती है।
चुनाव से कुछ समय पूर्व तथा चुनाव के समय सरकार, राजनीतिक दल और मतदाताओं को चुनाव से संबंधित किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह आचार संहिता में स्पष्ट किया जाता है। अब बच्चों ध्यान दो इधर कि ये जैसा मतदाता के लिए भी आचार संहिता लागू है, कोई पार्टी के लिए भी लागू है, चुनाव आयोग के लिए भी लागू है, मतलब सबके लिए एक नियम बनाया गया है उस समय के लिए। तो ये कब से होता है? चुनाव शुरू होने से पहले, कुछ समय पहले चुनाव आचार संहिता लागू की जाती है, चुनाव संपन्न हो रहा है उस समय के लिए और चुनाव संपन्न होने के बाद कुछ समय के लिए। तो इसमें क्या हो गया? सरकार को, राजनीतिक दल को और मतदाताओं को कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। सरकार भी इन नियमों को भंग नहीं कर सकती और जब सरकार भी है वो उस नियमों को भंग नहीं कर सकती, नियमों को तोड़ नहीं सकती, उसका स्पेशल नियम होता है। ठीक है। पिछले कुछ चुनाव में आचार संहिता का पालन न करने पर जो कार्रवाई की गई है, इससे सामान्य मतदाता आश्वस्त होता दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ दशकों में क्या हो रहा है कि आचार संहिता का भंग हो रहा है, तो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा उनके लिए स्पेशल कार्रवाई की जाती है, जिसके कारण मतदाता जो है वो क्या हो गया, एकदम आश्वस्त हो गया कि निश्चिंत हो गया कि चुनाव आयोग हमारे लिए कुछ कार्य कर रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे देखते हैं। ये समझ में आया बच्चों? फिर आगे देखते हैं आचार संहिता, ये 2 मार्क के लिए तुमको टिप्पणी के रूप में भी पूछा जाता है बच्चों। तो टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है तो किस प्रकार से लिखेंगे? जो स्क्रीन पर तुमको दिखाई दे रहा है कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जो स्वतंत्र उपाय योजना की जाती है उसे आचार संहिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसके बाद हम आने वाले भाग में प्रकरण आने वाले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ घटक है हमारे पास, ठीक है, जिसमें निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनौतियां। सरकार के सामने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव कराने के लिए कौन सी चुनौतियों का भारत सरकार को, निर्वाचन आयोग को सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरी मैं स्क्रीन तुमको शेयर कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दो इधर। बच्चों ये बात ध्यान दो इधर, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव कराने के लिए आने वाली चुनौतियां, मतलब निर्वाचन आयोग को, सरकार को कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव कराने के लिए कौन सी चुनौतियों का सामना करता, कौन सी समस्या उनके सामने होती है कि इलेक्शन जो है, चुनाव जो है निष्पक्ष हो, न्यायपूर्ण हो, सभी को न्याय मिले, किसी प्रकार के पक्ष की जिम्मेदारी न हो। इसके लिए निर्वाचन आयोग को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसके ऊपर क्या सुधार है वो बाद में देखेंगे। कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, इसमें स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है पैसे के अवैध लेन देन पर रोक, कि सबसे पहले हमारे पास सामने जो घटक आता है बच्चों कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव कराने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो पैसे का दुरुपयोग। हम बच्चों देखते हैं कि इलेक्शन के समय, चुनाव के समय पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो मतदाता है, उनको अवैध रूप से पैसे देती है। ये पैसे का दुरुपयोग रोकना चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो चुनाव आयोग के सामने होती है। देखो ध्यान दो इधर, हमारे देश का विस्तार और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव कराना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। बच्चों हमको पता है कि हमारे देश का विस्तार कितना है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखे जाए, हमारे देश का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा भौगोलिक विस्तार, और करीबन हमारे देश में मतदाताओं की संख्या 80 करोड़, 70-80 करोड़ हमारे देश में मतदाताओं की संख्या है। तो बच्चों इसमें हमको इतने बड़े देश के विस्तार में मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव करना एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य माना जाता है। बहुत ज्यादा खर्चा बच्चों इसके ऊपर जाता है। निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रहकर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव आयोग है, इनको कानून के दायरे में रहकर चुनाव कराना, तो इनकी चुनौतियों का सामना करना जरूरी है, समस्या को दूर करना जरूरी है। यहाँ कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया गया है, पहला है बच्चों कि पैसे के अवैध लेन देन पर रोक, कि सबसे पहले मैं तुमको बताया हूं कि पहला पॉइंट है कि पैसे का। देखते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अपने मतदाता है, उनको पैसे का लोभ देती है, लालच देती है और वोटिंग खरीदती है कि हमको तुम वोट करो। जो राजनीतिक पार्टियां है, जो अवैध रूप से, ये अवैध है, ये कानून के खिलाफ है, ये आचार संहिता का भंग है। तो ये चुनौतियों का सामना करना, और ये ऐसे होते हैं तो हमको निर्वाचन आयोग को इनके ऊपर रोकथाम करना जरूरी है। ये उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। देखो चुनाव के समय बड़ी मात्रा में पैसे का अवैध रूप से लेन देन होता है। चुनाव के समय पर पैसे का
बड़ी मात्रा में क्या होता है, लेन-देन होता है। उसकी रोकथाम के लिए निर्वाचन आयोग को कुछ उपाय योजना करनी पड़ती है। उसकी रोकथाम करने के लिए चुनाव आयोग को क्या है, उसकी उपाय योजना करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है उसके सामने, निर्वाचन आयोग के सामने। दूसरे बच्चों देखो, अपराधीकरण पर रोक। अपराधीकरण, देखो अब अपराधीकरण पर रोक क्या है? देखो, कुछ प्रत्यक्ष आपराधिक प्रवृत्ति के होते हुए भी राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें टिकट दिया जाता है और वो जीत कर भी आते हैं। कुछ बच्चों ऐसा होता है, कुछ उम्मीदवार जो होता है, जो जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े रहते हैं, तो कुछ पार्टी जो होती है ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को क्या किया जाता है, अपनी अपनी पार्टी का टिकट दिया जाता है। और वो क्या करते हैं, बच्चों चुनकर भी आते हैं, ऐसे अवैध रूप से, जैसे पैसे के दम पर चुनकर भी आते हैं। इससे राजनीति का अपराधीकरण होता है। इससे क्या होता है बच्चों, राजनीति में अपराधीकरण, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जाते हैं। तो गुंडागर्दी होती है बच्चों। जो सामान्य जनता है, इनकी समस्याओं का समाधान इससे नहीं होता, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में चुनाव कराने के लिए कई समस्या होती है। तो ऐसी समस्या तो आती है, उसी के साथ-साथ निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में चुनाव कराने में समस्या होती है। ये समस्याओं की ये निर्वाचन आयोग के सामने बच्चों, ये सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। उसके बाद देखो बच्चों, चुनाव के दौरान हिंसा पर रोक। तुम देखते हैं कि जब इलेक्शन हो रहा है, तो कहीं पर भी मार-धाड़ होती है, दंगा-फसाद हो जाता है, बम ब्लास्ट हो जाता है। बच्चों ऐसी चीज़ों के ऊपर निष्पक्ष रूप से चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ये समस्या, निर्वाचन आयोग के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है कि हिंसा को किस प्रकार से रोका जाए। चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा को किस प्रकार से रोका जाए, ये सबसे बड़ी चुनाव आयोग के सामने चुनौती होती है। तो देखो, चुनाव के समय होने वाली हिंसा भी एक बड़ी चुनौती है। चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। धीरे-धीरे ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर इस प्रकार की हिंसा होती रहती है, उसको रोकथाम करना ये चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। उसकी रोकथाम के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग को सहयोग देना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी राजनीतिक दल ने इसकी रोकथाम करने के लिए निर्वाचन आयोग की क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद चौथा कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव कराने के लिए आने वाली चुनौतियाँ, समस्या कौन-सी है? इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरी में चौथा जो पॉइंट है, पारिवारिक एकाधिकार पर रोक। कि पारिवारिक एकाधिकार मतलब क्या बच्चों? पारिवारिक एकाधिकार मतलब क्या? तो देखो, राजनीति में अपने परिवारों का प्रभाव बना रहे, इसके लिए रिश्तेदारों को उम्मीदवारी देने की कोशिश की जाती है कि राजनीति में हमारे परिवार का वर्चस्व बने रहे। इसके लिए क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है, जो उसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो महासचिव होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे क्षेत्र से अपने परिवार के सदस्यों को क्या किया जाता है, उम्मीदवारी दी जाती है, जिसे प्रातिनिधिक संस्था और परिवार का एकाधिकार निर्माण होता है, जिसे पारिवारिक एकाधिकार निर्माण हो जाता है। ऐसी रोकथाम करने के लिए चुनाव आयोग के सामने ये बहुत ही पूर्ण चुनौती मानी जाती है। चुनाव आयोग के सामने ये चुनौतियां मानी जाती है। ठीक है बच्चों, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव करने के लिए आने वाली चुनौतियां, मतलब समस्या जो निर्वाचन आयोग के सामने होती है, वो कौन सी होती है? 4। पैसे के अवैध लेन-देन पर रोक, अपराधीकरण पर रोक, चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा पर रोक और पारिवारिक एकाधिकार पर रोक। ये समस्या है, इसको रोकना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे सामने बात हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? फिर आने वाला कि इसके ऊपर रोक करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन से सुधार किए जाते हैं? कौन से सुधार करना हमारे लिए ज़रूरी है? निर्वाचन आयोग द्वारा कौन से सुधार उसमें करना ज़रूरी है? इसके लिए बच्चों मैं दूसरा स्क्रीनशॉट को शेयर कर रहा हूँ, वो तुमको समझ में आएगा, वो चार्ट तुमको दिखाई देगा। ठीक है बच्चों? ओके, आगे देखते हैं हम लोग। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों। अब बच्चों, चुनावी सुधार मतलब निर्वाचन आयोग द्वारा किस प्रकार का चुनावी सुधार करना ज़रूरी है कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव हो। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा क्या-क्या सुधार किया जाना चाहिए, इसके लिए ये बताया गया है। सबसे पहले बच्चों ध्यान दो इधर, सबसे पहले ध्यान दो बच्चों इधर, कि सबसे पहले है कि महिलाओं को 50% आरक्षण। देखो, अभी हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से पॉइंट दिए गए। पहला है महिलाओं को 50% आरक्षण, दूसरा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए निर्णय, तीसरा है चुनाव के समय धन खर्च के दुरुपयोग पर रोक और चौथा है जनप्रतिनिधि कानून में भी संशोधन। अब स्टेप बाय स्टेप हमको इसको पढ़ेंगे बच्चों, इसको समझेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं। चुनाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि भारत देखो बच्चों, सबसे पहले जो चुनाव हुआ है 1951-52 के दरमियान हुआ है।
कि 26 जनवरी 1950 से भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना हुई है, उसी के बाद भारत में चुनाव होना शुरू हो गए। तो चुनाव ये निरंतर, अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो चुनाव लेना बहुत ज़रूरी है और चुनाव चलाने के लिए ये चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया है और चुनाव पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर रहता है और चुनाव पर ही लोकतंत्र का भविष्य निर्भर रहता है। अगर सही तरीके से चुनाव ना हो रहा है, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हो रहा है, तो हमारा लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ जाएगा बच्चों। तो खतरे से बचने के लिए, इन खतरों से बचने के लिए इन खतरों से बचने के लिए हमको क्या है, चुनाव में सुधार करना ज़रूरी है बच्चों। हमको चुनाव में सुधार करना ज़रूरी है, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है? ये बात हमारे लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। चुनाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव में लोकतंत्र को चुनाव में लोकतंत्र को चुनाव पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर होता है। उसी उचित सुधार करने पर चुनाव की प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। मतलब उचित सुधार करने पर जो चुनाव प्रक्रिया है उसकी विश्वसनीयता, आम जनता को उसमें विश्वास पैदा होता है। और आम जनता को जब तक बच्चों विश्वास नहीं होता है तब तक लोकतंत्र सही तरीके से मजबूत नहीं होता है। ये बात समझना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है? यहाँ चुनाव सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए। यहाँ पर चुनाव सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। आपकी दृष्टि में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? कुछ सुधार है बच्चों, तो आपकी दृष्टि में उसके क्या सुधार हो सकते हैं, ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है? सबसे पहले देखेंगे कि महिलाओं को 50% आरक्षण। तो देखो, राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के हेतु राजनीतिक दल 50% महिलाओं को उम्मीदवारी दे और उन्हें चुनाव में विजय करवाने की कोशिश करे। ये सुझाव है बच्चों, ये सुधार है। निर्वाचन आयोग द्वारा एक सुधार किया गया है कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राजनीतिक दल अपनी पार्टी से 50% महिलाओं को क्या करे, आरक्षण दे, उम्मीदवारी दे और उन्हें चुनाव में विजयी करने की कोशिश करे, जिसके कारण महिलाओं का राजनीति में सक्रिय सहभाग हो जाएगा। दूसरा देखो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक दल में उम्मीदवारी न दे। कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिनके ऊपर विशेष प्रकार के केसेस होते हैं, अपराध होते हैं, गुनाह होते हैं, जो कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलता है, ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक दल जो है उम्मीदवारी न दे। ये राजनीतिक दल से चुनाव आयोग द्वारा सुधार किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा उनको एक प्रकार से सम्मन दिया गया है। उनको उनको एक प्रकार की नियमावली बनाई गई है कि राजनीतिक प्रवृत्ति वाले लोगों को राजनीतिक पार्टी जो है उम्मीदवारी न दे। इस संदर्भ में न्यायालयीन निर्णयों को सख्ती से पालन करे। इस संदर्भ में जो न्यायालयीन निर्णय है, इनका सख्ती से पालन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखें चुनाव के समय धन का दुरुपयोग पर रोक। देखो, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा किया जाए। जो चुनाव का खर्च है वो सरकार द्वारा किया जाए, सुधार के लिए किया गया है। चुनाव का खर्च सरकार द्वारा किया जाए, जिससे राजनीतिक दल आर्थिक अनियमितता नहीं करेंगे। जिससे राजनीतिक दल जो है वो अधिक रूप से खर्चा नहीं करेंगे, आर्थिक अनियमितता नहीं रखेंगे और चुनाव के समय धन के दुरुपयोग पर रोका जा सके। चुनाव के समय धन का जो दुरुपयोग है उसको क्या कर सके बच्चों, उसे रोका जा सके। उसे रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद हमारे लिए समझना जरूरी है। थोड़ा बच्चों टेक्निकल प्रॉब्लम आया है। उसके बाद कि जो धन का उपयोग जो राजनीतिक पार्टी करती है, राजनीतिक दल करता है, उनके अनियमितता पर रोक आ सके। चुनाव आयोग द्वारा उनके ऊपर क्या किया जाए कि उनका सरकार खर्चा उठा दिया जाए। उसके बाद देखो बच्चों, जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन। जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनके कानून में संशोधन किस प्रकार से किया जाए। देखो, जनप्रतिनिधि कानून में भी उस दृष्टि से संशोधन करके आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा गया है। कि जनप्रतिनिधि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है। तो उसमें जो संशोधन करके जो अपराध प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको चुनाव प्रक्रिया से किस प्रकार से दूर रखा जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों, ये 4 चुनाव सुधार किए गए हैं निर्वाचन आयोग द्वारा। पहला कौन सा, महिलाओं को 50% आरक्षण। दूसरा, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए निर्णय। तीसरा है चुनाव के समय धन खर्च पर दुरुपयोग पर रोक। और चौथा है जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को?
आ रही सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना, वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके सर, आगे देखते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तुमको एक स्क्रीन शेयर और करता हूँ बच्चों। अब देखो बच्चों, आगे टॉपिक है कि मतपेटी से ईवीएम की यात्रा, मतपेटी से ईवीएम मशीन तक की यात्रा। अब बच्चों हमको समझना जरूरी है कि भारत सरकार में सन 1951 से लेके 52 के दरमियान सबसे पहले चुनाव हुआ है। तो बच्चों पहले चुनाव किस किस प्रकार होता था कि पहले मतपेटी होती थी, बैलेट पेपर होते थे और पूरा दिन भर इलेक्शन चलता था, वोटिंग मतदान चलता था। उसके बाद 8-8 10-10 दिन बाद काउंटिंग चलती थी और इसमें पेपर का क्या होता था, दुरुपयोग होता था, मतलब पेपर का बहुत लॉस होता था, जिसके कारण बहुत से वृक्षों की कटाई करना पड़ता था पेपर बनाने के लिए। तो उसके द्वारा सरकार ने न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, जिसमें किसी प्रकार का घोटालेबाजी ना हो, धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए ईवीएम मशीन का निर्माण किया है। ईवीएम मशीन के द्वारा अब चुनाव किया जाता है। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ईवीएम मशीन, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव सन 1951-52 में संपन्न हुआ है। सबसे पहले जो चुनाव हुआ है 1951-52 में। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं। और इस कालावधि में चुनाव राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को शुरुआत हुई है। इस कालावधि में चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई है। प्रारंभिक कई चुनाव में मतपेटियों का उपयोग किया जाता था। पहले मतपेटियों का बच्चों इसमें उपयोग किया जाता था, मतपेटी का उपयोग करते थे। ठीक है, बैलेट पेपर हुआ करते थे। जब चुनाव देखेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चीला होता था और जिसके समय कि पेड़ों की वो पेपर बनाने के लिए पेड़ों की कटाई होती थी, जिसके कारण हमारा पर्यावरण भी दूषित होता था। इन सबको रोकथाम करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा ये मशीन निर्माण की गई, जिसमें किसी प्रकार का पर्यावरण दूषित नहीं होता, पर्यावरण का लॉस नहीं होता, पर्यावरण के ऊपर दुष्परिणाम नहीं होता है। ठीक है, 90 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग में लाया गया है। 19 के दशक में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है बच्चों, उसके बारे में मैं तुमको जानकारी दूंगा, पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है। मतदान के यंत्र में उपयोग की कई चीजें साध्य हो गई है। ईवीएम मशीन पर दर्शाए गए प्रत्येक में से किसी को भी वोट नहीं देना हो तो उपरोक्त में नोटा एक विकल्प दिया गया। ईवीएम मशीन बनाई गई है जिसमें एक बैलेट मशीन होती है, एक ईवीएम मशीन होती है और उसके बाद एक बच्चों जो है कि उस बैलेट पेपर में एक क्या होता है, एक नोटा करके एक सिंबल आता है। जब बच्चों तुम 18 साल के हो जाएंगे, जब तुमको वोटिंग करने का अधिकार दिया जाएगा, तो उस समय पर हम देखेंगे एक नोटा है, जिसका मतलब हो रहा है नॉन ऑफ द अबव, मतलब नोटा, मतलब किसी भी उम्मीदवार, अगर एक व्यक्ति है जो उम्मीदवार 10 उम्मीदवार है, उनको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है कि वो हमारी समस्या का निराकरण नहीं कर सकता है, तो ऐसे समय पर जो उम्मीदवार मतदाता है उसको नोटा का बटन दबाने का अधिकार है, जिसमें हो रहा है कि उसका वोट किसी को भी नहीं जा रहा है, मैं तीनों को भी सबको पसंद नहीं करता, उसका ऐसा अर्थ हो रहा है। तो ईवीएम मशीन क्या है, तो नोटा मशीन क्या है, ये सबके बारे में तुमको जानकारी आगे दूंगा बच्चों, पहले ये समझ लो। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदान करना भी आसान, जिसमें दिव्यांग जो व्यक्ति है, जो अपंग विकलांग व्यक्ति होते हैं, ऐसे समय पर भी उनको इन ईवीएम के द्वारा, ईवीएम मशीन के द्वारा उनको मतदान करने में भी आसानी जाती है बच्चों। उनको मतदान करने भी क्या होता है, आसानी जाती है। पहले बैलेट पेपर से वो होता था, मतदान होता था, जिसके समय जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो अंधा व्यक्ति है, जिसको जो अपंग व्यक्ति है, ऐसे समय पर उनको वोटिंग करना बहुत तकलीफ का काम जाता था। तो ऐसे समय पर इन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी क्या होता है, ये मशीन के द्वारा जो वोटिंग हो रही है बहुत आसान हो गया है। पर्यावरण सुरक्षा में मदद की है। सबसे बड़ी बात है बच्चों की ईवीएम के द्वारा ये ईवीएम मशीन आ गई, जिसके कारण परिणाम में पर्यावरण में सुरक्षा में मदद मिली है। विशेषतः वृक्ष कटाई पर प्रतिबंध लगा है, साथ ही चुनाव परिणाम जल्दी आने लगे और उसी के साथ साथ ईवीएम के द्वारा ईवीएम मशीन का उपयोग करने के कारण, ईवीएम मशीन का उपयोग करने के कारण क्या बच्चों कि वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा, क्योंकि कटाई करते थे, पेपर बनता था, बैलेट पेपर का उपयोग किया जाता था, जिसके कारण पर्यावरण का ह्रास होता था। और उसी के साथ साथ जब चुनाव परिणाम घोषित करने होते थे तो दिन दिन 4-4 8-8 दिन लगते थे बच्चों पूरे देश का चुनाव का परिणाम घोषित करने के लिए। अब क्या हो रहा है कि सुबह 8 बजे परिणाम शुरू कर किए जाते हैं और शाम के 5 बजे तक पूरा निर्णय लग जाता है। इतने आसानी इसके अंदर आ गई, मतलब चुनाव में आसानी आ गई है।
ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जैसे कि मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये स्क्रीनशॉट पर तुमको दिखाई ईवीएम मशीन, नोटा और वीवीपैट। वीवीपैट क्या है बच्चों? कि देखो कि पहले क्या होता था, जो ईवीएम मशीन के द्वारा जब चुनाव होता था, तो ईवीएम मशीन में जो ईवीएम मशीन है, उसमें जो उम्मीदवार है वो बटन दबाकर चला जाता था। बैलेट पेपर पर बटन दबाकर चला जाता था, लेकिन उसको खातिरी नहीं होती थी कि उसने वोट दिया, वो सामने वाले जिस पार्टी को वोट दिया उसको वोट गया है कि नहीं गया है। इसके कारण 8 अक्टूबर 2010 में निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट वीवीपैट वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका निर्माण किया है। एक मशीन और लगाई है, उसके साथ में जोड़ दी गई, जिस समय कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो रसीद है, जिसमें जो मतदाता है, उसने अगर जिस पार्टी को वोट दिया है, तो कुछ समय के लिए उसको दिखाई देती कि हाँ, उसका वोट उसको गया है। तो इसमें क्या आ गया बच्चों? पारदर्शिता आ गई है। मतलब जो वोटर है, जो मतदाता है, वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो संतुष्ट हो रहा है कि मैंने जिस पार्टी को वोट दिया है, उसको वोट वो गया है। तो वीवीपैट का निर्माण किया गया है, जिसे वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के नाम से जाना जाता है। कुछ सेकंड के लिए बच्चों वहां पर चिन्ह दिखता है, स्लिप दिखती है, और उसमें क्या हो जाती है, वो वीवीपैट पर गिर जाती है कुछ समय के लिए। और ये सिर्फ किसको दिखता है बच्चों? ये जो मतदाता है, जो वोटर है, उसी को दिखाई देता है, दूसरों को दिखाई नहीं देता है। ठीक है बच्चों, अब मैं तुमको जो है कि बच्चों ध्यान दो इधर, अब मैं तुमको एक स्क्रीन पर एक वोटर मशीन के बारे में जानकारी दूंगा। वोटर मशीन, ठीक है बच्चों, ध्यान दो जरा, स्क्रीन पे तुमको दिखाई देता है। बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? बच्चों ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? ध्यान दो इधर, जो स्क्रीन पर बच्चों तुमको दिखाई दे रहा है, ये ईवीएम मशीन है। ये ईवीएम मशीन है, जो छोटी वाली जो मशीन है बच्चों, जो छोटे वाली है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतदाता जो है, ये यहाँ पर जाकर उसका ब्लू कलर का बटन दबाता है। जो एक बात ध्यान रखो बच्चों, एक जो बड़ी मशीन है, जो बड़ी दिखाई दे रही है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बच्चों बैलेट मशीन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बैलेट मशीन। इसमें सभी तुमको ब्लू के सभी में जितने उम्मीदवार होते हैं बच्चों, सबके नाम के सामने उनका चिन्ह और दिखाई दिया जाता है। तो ये जो मशीन होती है, जो छोटी वाली मशीन होती है, वो निर्वाचन आयोग के सदस्य के पास होती है। जो एक टीम बनाई जाती है, जो इलेक्शन लेती है, जो वहां पर केंद्र के ऊपर होती है, जिसमें एक केंद्र अध्यक्ष होता है, उप केंद्र अध्यक्ष होता है, हाँ? और उसके साथ साथ बच्चों की उसकी टीम होती है, वो जो इलेक्शन लेती है, वहां पर चुनाव करवाती है, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा तय की जाती है बच्चों। तो उसमें होता है, ये जो मशीन होती है, एक कैंडिडेट के पास होती है, जो जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो टीम बनाई जाती है, वो सदस्य के पास होती है, वो अपने पास रखता है। जब वहां से बैलेट पे, जब वहां से वो स्लिप, वोटर स्लिप लेकर आता है, मतदाता वोटर स्लिप लेकर आता है, वो वोटर स्लिप लेकर आने के बाद सीधा सीधा रूप से जब उसके पास जमा करता है, तो ये बच्चों ये ब्लू कलर का बटन, छोटी मशीन का ब्लू कलर का बटन वो दबाता है। ब्लू कलर का बटन दबाता है, जिस समय पर एक एक दीप जलता है बच्चों, लाल कलर का है, रेड कलर का। मतलब वो वोटर को बोलता है, रेड कलर का जम रहा है सिस्टम, मतलब प्रॉब्लम है, तो ब्लू कलर का बटन, हरे कलर का बटन दबता है, जिसके समय पर वोटर को वो बोलता है कि आकर तुम वोट करो। अब वो आकर, ये जो बैलेट मशीन है बच्चों, इसमें से जिसको भी उसको वोट देना होता है, सबका नाम दिया जाता है उसके अंदर, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, इस प्रकार के 20 जो उम्मीदवार है, सबका नाम उसमें दिया जाता है। फिर वो कुछ समय के लिए जो उसके सामने का ब्लू कलर का बटन वो दबाता है, तो बच्चों वो कुछ समय बाद वो वोट उसको चल जाता है, वो उसको चल गया है। उसके बाद जब तक बच्चों छोटी मशीन में जो वहां पर जो सदस्य बैठा है, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा तय की गई टीम होती है, वो टीम का सदस्य जब तक ये ब्लू बटन नहीं दबाता, जब तक वोटर मशीन, जो बैलेट मशीन है, वो काम नहीं करती है, तब तक वो बैलेट मशीन काम नहीं करती है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो इस प्रकार से ये ईवीएम के द्वारा एक आसान पूर्वक चुनाव कराने का काम जो है, वो निर्वाचन आयोग ने किया है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? इसके साथ-साथ मैं दूसरी भी स्क्रीन तुमको शेयर करता हूँ, वो भी तुमको समझ में आएगा। ये छोटी मशीन जो वोटर मशीन होती है बच्चों, और जो दूसरी है, वो बड़ी मशीन जो है, वो बैलेट मशीन कहा जाती है। ठीक है? आगे देखते हैं बच्चों। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को।
देखो बच्चों, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर स्क्रीन कर रहा हूँ कि देखो ये बैलेट मशीन किस प्रकार की है। देखो 1 2 3 4 5 6 15 कैंडिडेट इसके अंदर दिखाई दे रहे हो बच्चों, और सबके सामने उनका नाम लिखा गया है और उनका चिन्ह भी दिखाई दे रहा है कि चिन्ह जिसको समझ में नहीं आता। और बच्चों एक बात ध्यान में रखो, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए भी एक कॉर्नर में क्या होता है, इस प्रकार से एक चिन्ह ब्लाइंड लिपि के द्वारा लिखा जाता है, जिसको समझ में आता है कि किसको दिया गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चों ये देखेंगे, ये वोटर मशीन होती है। यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, स्क्रीन पे देखो, ये ब्लू कलर का जो बटन है, ये ब्लू कलर का बटन जब तक वो जो निर्वाचन आयोग द्वारा टीम किए गए सदस्य के द्वारा जब तक ये बटन नहीं दबाया जाता है, तब तक ये मशीन काम नहीं करती है। जब तक ये मशीन काम नहीं करती है, जब ये बटन दबाता है, जब ये बटन दबा के जाता है, उसके बाद ये मशीन काम करना शुरू करती है। और जब चुनाव हो जाते हैं, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, फिर क्लोज किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। इसको बाजू में रखे, इनको ये मशीन से ये मशीन को जोड़ा गया है, ये मशीन से ये मशीन को जोड़ा गया है। मतलब ये मशीन तभी काम करेंगे जब तक ये मशीन काम करेंगे। ये मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ये मशीन भी काम नहीं करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मशीन है बच्चों, ये मशीन होती है। ये बैलेट मशीन है, इसमें चिन्ह दबेगा, इसमें मतलब क्या है, एक दूसरे से जुड़ा भी है वो। जब तुम लाइव रूप से इलेक्शन को देखेंगे बच्चों, जब तुमको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं दूसरी भी स्क्रीन तुमको शेयर कर रहा हूं बच्चों, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं बच्चों। देखो बच्चों, ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, ये एक दूसरे के साथ जोड़ी गई है। देखो, ये आप लोग देख सकते हैं, आपको देखने के बाद ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और बच्चों वीवीपैट एक स्पेशल मशीन है जो इसके साथ जोड़ी जाती है। जो किसके साथ जोड़ी गई है बच्चों? ये बैलेट मशीन के साथ जोड़ी जाती है। कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, जो 8 अक्टूबर 2010 में निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष व्यक्तियों की समिति के द्वारा एक वीवीपैट लगाया गया है कि वो कुछ समय के लिए उसमें एक स्लिप गिरती है, कुछ सेकंड के लिए जो वोटर है, जो मतदाता है, उसको वो स्लिप दिखाई देती है, बाकी दूसरे को दिखाई नहीं देती है और कुछ समय के लिए गिरती है। ये तीसरी मशीन इसके साथ जोड़ी जाती है। ये किसके साथ जोड़ी जाती है? वो बैलेट मशीन के साथ जोड़ी जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को? फिर भी अब मैं एक बार तुमको बता देता हूं कि यह भी समझ लीजिए, सार्वजनिक चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव किस प्रकार से होते हैं, ईवीएम की यात्रा किस प्रकार से, ईवीएम मशीन का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ये सब के बारे में जानकारी बच्चों हमने प्राप्त की है। अभी बच्चों जिस किसी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समस्या है, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? राहुल राहुल राउत राहुल हाँ बोलो बेटा। बोलिए। हेलो राहुल, अपना प्रश्न पूछो। पूछ सकते हैं बच्चों। हिना सलीम खान। सर, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? किसका बेटा? ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है बेटा उसको। ठीक है, हाँ। मैंने लिखा था उसमें, स्क्रीन में आपने देखे होंगे बच्चों, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, हाँ। और बच्चों पूछ सकते हैं आप लोग। ईवीएम वोटिंग मशीन, अंकित दुबे। इलेक्ट्रॉनिक हेलो वोटिंग सर। मशीन। हेलो सर। बोलो बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सर, मशीन। निर्वाचन क्षेत्र गठन के कार्य क्या होता है? क्या बेटा? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, बराबर बोलिए। निर्वाचन क्षेत्र गठन का कार्य क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र का गठन मतलब बच्चों क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा क्षेत्र तय किया जाता है।
जैसे कि बच्चों देखो कि यहाँ पर राज्य मतलब राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है। जैसे कि अभी तुम बच्चों देख रहे होंगे कि अभी बिहार में कल इलेक्शन होने वाले, वोटिंग होने वाली है। आज चल रही है। कुछ चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो कुछ चरण मतलब कुछ कितने-कितने स्टेप में चुनाव हो रहे हैं। तो उसमें कौन-सा क्षेत्र कहाँ पर आएगा, ये निर्वाचन आयोग का वो गठन होता है। निर्वाचन आयोग का गठन होता है, चुनाव क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हेलो बेटा? अभिषेक गौड़। हाँ, बोलो बेटा। बच्चों आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे ना, तो स्क्रीन पर ही आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करके ईवीएम करके लॉन्ग फॉर्म करके स्क्रीन पर ही आपको दिखाई दे रहा है। रेहान शेख। हाँ, बोलो बेटा। रेहान शेख। नहीं सर। इमदादुल्ला। हेलो सर, गुड हाँ, मॉर्निंग बोलो सर। बेटा। हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलो। सर निष्पक्ष यानी क्या होता है सर? हाँ बेटा। निष्पक्ष। निष्पक्ष किसी पक्ष से संबंधित नहीं बेटा, कि सभी पक्षों को समान रूप से अधिकार दिया जाए। कोई पक्ष के बारे में नहीं। निष्पक्ष मतलब अपने निष्पक्ष रूप से कोई पक्ष का पक्ष नहीं लेने का, कोई दल का पक्ष नहीं लेने का, अपने हिसाब से काम करने का। यस समझ में सर। आया? सर लोकसभा किसे करते हैं? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। हाँ, अच्छा बताता हूँ बेटा, ये संसद के सदन कहा जाते हैं। तो लोकसभा जो होता है बच्चों, कि लोकसभा के अंदर सदस्य संख्या 552 होती है। इसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं बच्चों। ठीक है, जो हम खासदार चुनकर देते हैं ना, खासदार, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, तो इसमें बच्चों उनको लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुनकर गए हैं वो। ठीक है, मतलब जनता के प्रतिनिधि द्वारा। जहां पर ये लोकसभा मतलब लोगों के प्रतिनिधि, लोकसभा मतलब लोगों के प्रतिनिधि, और राज्यसभा का मतलब होता है बच्चों कि जो एक विशेष अपनी पार्टी जो होती है, विशेष क्षेत्र से होते हैं, वो डायरेक्ट वहां पर चुनकर जाते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं बच्चों। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो खासदार कहा जाता है। ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों? यस बेटा यस। अभिषेक गौड़। हाँ, अभिषेक बोलो गौड़। सर। हाँ, बोलो बेटा। अभिषेक गौड़। अभिषेक गौड़। बोलो बेटा। बोलो बेटा। सर हाँ बेटा। बच्चे बेटा क्या बोल रहा है बेटा? हाँ बेटा बोल। बच्चों बेटा आवाज नहीं आ रहा बराबर आपका। बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा बराबर, मुझे सुनाई नहीं दिया बच्चे। राहुल राउत। राहुल राउत सर, उसका आवाज नहीं आ रहा है अभी। राहुल हाँ। राउत को मैंने ओपन किया है। हाँ, राहुल राहुल। राहुल बोलो बेटा। ठीक है सर, वो अनम्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है, लास्ट अंकित दुबे। कोई प्रश्न अंकित है? दुबे बोलो बेटा। कोई प्रश्न है, पूछो बेटा। हेलो। हाँ, हाँ सर, ठीक है, वो प्रश्न नहीं ठीक है सर। पूछ रहे हैं। ठीक है सर। ओके सर, ओके। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ओके।